सोर्स चैनल की जानब से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 फाइनल टर्म शार्ट नोट्स पार्ट 2। जी तो दोस्तों, एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ इससे पहले हमने शार्ट नोट्स शार्ट लेक्चर CS 101 के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी और उसके ऊपर काफ़ी रिव्यू भी मुझे मिल रहे हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी है पार्ट 2। तो इसके अंदर जो हम करने वाले हैं वो हम लेक्चर या मॉड्यूल 127 से 136 कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं साथ इसको आपको बाकायदा प्रूफ या जिसे एविडेंस कहते हैं कि मतलब जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है वो साथ साथ दिखाऊंगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती है। रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन में आपको साथ साथ दिखाऊंगा ताकि आपको बात बिल्कुल समझ आ जाए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसकी रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या है और किस तरह से ये यूज़ होता है। जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, मैं वो पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा और फिर किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सारा आपको दिखाऊँगा। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट लेते हैं हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो किन किन मराहल से गुजरता है। हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखा था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मकसद ये था कि सॉफ्टवेयर ऐसे बनाएं कि बजट के अंदर रहे, टाइम के अंदर रहे, मेंटेनेबल हो, एक्सपेंडेबल हो। तो ये सारी चीज़ें थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोस्पेक्टिव में। अब हम ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, मतलब सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है। हमने कहा जब वो डेवलपमेंट हो जाती है उसकी तो यूज़र को मिलता है, यूज़र से वो मेंटेनेंस फेज़ में रहता है। मेंटेनेंस फेज़ का मतलब कि उसके अंदर अगर कोई बग आ गया है तो बग को रिमूव करना है। अगर आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर कोई मज़ीद फ़ीचर ऐड करना चाहते हैं तो फ़ीचर ऐड कर सकते हैं। ये मेंटेनेंस होती है। डेवलपमेंट के बाद यूज़र, यूज़र के बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के बाद फिर यूज़र। अब मेंटेनेंस में चेंजेस, तब्दीलियाँ जो आप करते रहते हैं उनको बॉदर किया जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा, अब जो इसका डेवलपमेंट की बात करें तो जो सबसे पहला फेज़ है वो होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि जो बंदा हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है या जो ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर बना रही है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो कोई टेक्निकल पर्सन नहीं होता, वो तो आके कहता है कि जी मुझे एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बना दें। उसने तो बात कर दी कि जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स का, वो बिलफर्स कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, तो उसने आगे कह दिया जी मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दें। अब हमने क्या करना होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम होती है उसने रिक्वायरमेंट इकट्ठी करनी होती है। रिक्वायरमेंट इकट्ठी करने से मुराद कि हमने उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हर डिटेल इकट्ठी करनी होती है जो हमें उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चाहिए। उसके अंदर स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? वो बंदा जिसने कंप्यूटर यूज़ करना, सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, वो बंदा जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है। डोमेन एक्सपर्ट होते हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स ने अगर उसका इंटरेक्ट है, कोई स्टूडेंट से आप लेके कि किस तरह का फॉर्म वो आपके लिए इजी रहेगा, ये सारे वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो किसी न किसी तरह उस सॉफ्टवेयर के साथ टच होते हैं। इन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ के अंदर आप ये नहीं देखते हाउ, आप सिर्फ ये देखते हैं व्हाट, करना क्या है। आपका हर तरह से जो फोकस होता है वो इस चीज़ पर होता है कि करना क्या है। आप यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट ढूंढते हैं, आप यहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ढूंढते हैं, आप यहाँ पे बिजनेस रिक्वायरमेंट ढूंढते हैं। हर तरह की रिक्वायरमेंट से आप डील कर रहे होते हैं। आप ये देख रहे होते हैं कि एक सॉफ्टवेयर ये जो बनाने जा रहे हैं हम, इसमें क्या क्या कुछ होगा, इसमें क्या क्या कुछ होगा। आपका सारे का सारा फोकस वट पे होता है कि मैं ये सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि सॉफ्टवेयर करे क्या। बिल फर्ज अगर मैं इसको लेमैन टर्म में आपको समझाऊं कि जब आप अपना मकान बनवाने लगते हैं तो आप ये देखेंगे कि मुझे कमरे कितने चाहिए। आपने जाके बता दिया कि मुझे जी 10 मरले के ऊपर मकान बनवाना है। जो आर्किटेक्चर होता है वो आपसे पूछता है, वो हर एक्सपेक्ट से आपसे पूछता है कि हाँ जी इसके अंदर कमरे कितने होंगे, अटैच बाथ कितने होंगे, वेंटिलेशन कैसे करनी है, ड्रेनिंग कैसे करनी है,
अच्छा, वो ये भी ध्यान रखते हैं गली किधर है, इसके साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है, राइट पे क्या है, बॉटम पे क्या है। ईच एंड एवरीथिंग वो आर्किटेक्चर आपसे पूछता है जब आप उससे कहते हैं कि मुझे मकान का नक्शा बना दें। यही रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ होता है। आइए मैं आपको दिखाऊं कि क्या होता है। मैं आपको जैसे कहा था शुरू में, मैं आपको रियल वर्ल्ड इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूं। देखें, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो उसने हमें सिर्फ इतना बता दिया था, द सिस्टम विल बेनिफिट द शॉप बाय रिमूविंग द ह्यूमन एरर इन द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। ये है जी, कीप रिकॉर्ड ऑफ इट्स इन्वेंट्री, कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर परमानेंट वॉक इन कस्टमर एंड देयर व्हीकल्स। ये किस चीज़ का सॉफ्टवेयर है? ये सॉफ्टवेयर है आपका ऑटोमोबाइल का। कि मतलब गाड़ी जब किसी शॉप पे जाती है तो वहाँ पे जाके ऑयल चेंज करवाती है, सिर्फ उस शॉप को ऑटोमेट किया गया है। ये है वो प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था अपने मास्टर्स के दिनों में। तो हमें सिर्फ ये 4 लाइनें दे दी गई थी, कीप द रिकॉर्ड ऑफ हिज इन्वेंट्री, कीप द रिकॉर्ड ऑफ देयर परमानेंट वॉक इन कस्टमर, कीप द रिकॉर्ड ऑफ देयर सप्लाई, सो ऑन, ये लिखे हुए हैं। अब इन 4 लाइनों से हमने क्या करना था, हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी थी कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए, क्या क्या कुछ चाहिए सम्राट, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है। तो हमने क्या किया, ये देखें फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसके अंदर क्या थी, इसको देखते जाएं। लॉगिन सिस्टम होगा, गौर करें बात को, क्या होगा, लॉगिन सिस्टम। हर कोई तो आके आपके सिस्टम पे कोई यूज़ नहीं ना कर सकता। किसी के पास यूज़र नेम पासवर्ड होगा तो वही आके इस सिस्टम पे लॉगिन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होगा, मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ यूज़र होगा, कौन कौन यूज़र हमारी शॉप पे आया। मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर एंड देयर व्हीकल होगा, उसके व्हीकल का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। क्रिएट एन इनवाइस करेंगे, जब कोई कस्टमर हमसे ऑयल चेंज करवाएगा तो उसको बिल बना के देंगे। स्टॉक मेंटेनेंस करेंगे कि हमारे पास कितना ऑयल कहाँ से आया और इस वक्त कितना मौजूद है। मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर, हमने किस से ऑयल ख़रीदा वो मेंटेन रखेंगे। रिक्वायरमेंट चेंज हिस्ट्री हम ये मेंटेन रखेंगे कि एक कस्टमर जो हमसे ऑयल चेंज करवा के गया है, कितने दिन हो गए उसे ऑयल चेंज करवाए, ताकि उसे बताएं कि आपको दोबारा ऑयल चेंज करवाने की ज़रूरत है। उसके बाद प्रोवाइड इंसेंटिव्स, अगर कोई कस्टमर बार बार हमारी शॉप पे आ रहा है तो हम उसे कुछ डिस्काउंट देंगे। मेरा ख्याल आप बात समझ गए हैं, मैं टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर बनवाने जा रहे हैं हम, उसकी हर तरह से रिक्वायरमेंट का आपने ध्यान रखना होता है। आपने एनालिसिस करना होता है कि रिक्वायरमेंट ठीक हो, कोई रिक्वायरमेंट मिस ना हो जाए, आपने उसे बार बार रिव्यू करना होता है। और ये रिक्वायरमेंट सारी आप जिस डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो फाइल बनती है, उसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। जिस तरह ये डॉक्यूमेंट मेरा आपके सामने खुला हुआ है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने सारी रिक्वायरमेंट लिख के ये जो सॉफ्टवेयर बनवार होगा उसको दूंगा कि भाई ये है तुम्हारी रिक्वायरमेंट, वो कहेगा हाँ जी यही है। कुछ डायग्राम्स की मदद से भी, फिर ये यूज़ केस डायग्राम है, इसकी मदद से भी उसे दिखाया जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर ये काम करेगा, लॉगिन करेगा, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर व्हीकल, ये सो ऑन, ये सारे काम करेगा। तो क्या अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद हैं तो आप ऐसा करें, हमें साइन कर दें कि आपकी रिक्वायरमेंट ये सॉफ्टवेयर फुलफ़िल करता है। इसे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं। डिज़ाइन फेज़। अब डिज़ाइन फेज़ क्या होता है? हमने पिछले फेज़ के अंदर, रिक्वायरमेंट फेज़ के अंदर सॉफ्टवेयर के मतलब सारी रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, उसको एनालिसिस कर लिया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने व्हाट करने से हाउ पे शिफ्ट हो चुके हैं कि अब करना कैसे है, हाउ टू डू। क्या हाउ टू डू कैसे करना है? इसका मतलब ये होता है कि हमने किस लैंग्वेज में से बनाना है, किस डेटाबेस में से बनाना है। जिस लैंग्वेज में बनाना है, मतलब लैंग्वेज से मराद जावा में बनाना है, C++ में बनाना है, किस में बनाना है, किस डेटाबेस में बनाना है, MySQL में बनाना है, ओरेकल में बनाना है, MS एक्सेस में बनाना है, SQL सर्वर में बनाना है, किस में ये हमने डेटाबेस बनाना है, कौन सी हमने लैंग्वेज यूज़ करनी है, फ्रंट एंड हमने कौन सा यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिज़ाइन फेज़ के अंदर कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं बात को? और वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में, या आगे आने वाले दिनों में आप समझेंगे कि जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं कि उसके अंदर जो क्लासेस बनेंगी वो कितनी होंगी, उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, जो डेटाबेस बनेगा उसमें कितने टेबल बनेंगे, उनका आपस में क्या रिलेशन होगा। आए मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। ये अभी तक वही फेज़ था सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग
तो वो तो मैं आपको इतने डिटेल नहीं लेके जा रहा, पहले भी थोड़ी डिटेल ज़्यादा ही हो गई है। मैं चाह रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि एक्चुअली ये चीज़ क्या है। तो ये मेरा डिज़ाइन फेज़ शुरू हो रहा है जी। डिज़ाइन फेज़ के अंदर ये देख लेते हैं हम कि हम क्या क्या कर रहे होते हैं। ये आगे वाटरफॉल मॉडल है, वो मैं इसके बाद डिस्कस करता हूँ। मैं वर्क प्लान आ गया जी, चैप्टर 2 आ गया, डिज़ाइन ऑफ दी प्रोजेक्ट। इसके अंदर देखें अब डिज़ाइन फेज़ के अंदर हम करेंगे क्या, हम क्लासेस बना रहे होंगे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना रहे होंगे, सीक्वेंस डायग्राम बना रहे होंगे, क्लास डायग्राम बना रहे होंगे। सो एज ये देखें अब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मतलब कहने का मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं उसके अंदर कितने टेबल्स बनेंगे डेटाबेस में और उनका आपस में रिलेशन क्या होगा, कितने टेबल्स बनेंगे। ये देखिए उनका रिलेशन, जो जो टेबल्स हमने बनाने हैं वो यहाँ पे आए हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है वो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये हम दिखा रहे हैं सीक्वेंस डायग्राम कि जो हम क्लासेस बनाएंगे उनमें जो फंक्शंस होंगे वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। सिर्फ मैं दिखा के जा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं बोल रहा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखेंगे क्लास डायग्राम को। तो क्लास डायग्राम मतलब जिस लैंग्वेज में हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी क्लासेस बनेंगी और उनका आपस में रिलेशन क्या होगा। ये होता है डिज़ाइन फेज़। ये देखें आगे जी क्लास डायग्राम कि जो सॉफ्टवेयर मैं बनाऊंगा इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस बनेंगी और इनका आपस में क्या रिलेशन होगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होती हैं डिज़ाइन फेज़ के अंदर। मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये मैंने वाटरफॉल मॉडल भी आपको दिखाने चलेंगे, वहीं से दिखा दूंगा सॉफ्टवेयर। अच्छा, दोबारा से देखिए, मेरा मकसद है आपको कंसेप्ट क्लियर करना, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे पेपर कहीं से भी आए आप सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। हमने कहा रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़, उसके अंदर क्या होगा, आपका फोकस होगा व्हाट टू डू, करना क्या है। आप हर तरह की रिक्वायरमेंट गैदर करने की कोशिश करेंगे जो सॉफ्टवेयर से मुतल्लक होगी। रिक्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट होती हैं। आप जो स्टेक होल्डर हैं उनसे मिलते हैं, मतलब जो मैनेजर लेवल के लोग हैं आप उनसे बात कर रहे हैं, जो ऑपरेटर लेवल के लोग हैं आप उनसे बात करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग हैं आप उनसे बात करते हैं। आप हर तरह के स्टेक होल्डर से बात करते हैं और रिक्वायरमेंट गैदर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट जब फुलफ़िल करेगा सॉफ्टवेयर सारी की सारी, तो तभी जो आपसे सॉफ्टवेयर बना रहा है वो आपको पैसे देगा कि हाँ आपने मेरे सॉफ्टवेयर में सारी रिक्वायरमेंट करना क्या है, रिक्वायरमेंट के किस सॉफ्टवेयर करना क्या चाहता है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये होती है रिक्वायरमेंट। फिर आगे डिज़ाइन फेज़। तो डिज़ाइन फेज़ के अंदर हमने कहा कि अब हम ये देखते हैं व्हाट से हाउ के करना कैसे है। फिर हम कहते हैं जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इसके अंदर डेटाबेस जो बनेगा उसमें टेबल कैसे होंगे, किस लैंग्वेज में हम बना रहे हैं, तो उस लैंग्वेज के अंदर क्लासेस जो हम बनाएंगे वो कौन कौन सी होंगी और उनका आपस में क्या रिलेशन होगा। ये होता है डिज़ाइन फेज़। ये मैंने लिखा हुआ है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको मकसद समझाना है। अच्छा, डिज़ाइन के बाद अब आ जाती है टेस्टिंग फेज़, इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर जिस तरह मैं आपको दिखा के लाया हूँ, आपने आप बता दिया कि ये डेटाबेस बनेगा, ये लैंग्वेजेस के अंदर क्लासेस बनेंगी। अब आपने एक्चुअली उनका कोड लिखना शुरू करना है। जो आपने ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट की थी, जावा होगी या C++ होगी, आपने अब कोड लिखना शुरू करना है। इसे इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ के अंदर आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, आप क्लासेस बनाएंगे और उनका आपस में कनेक्शंस करेंगे डेटाबेस के साथ लैंग्वेज का। अब मतलब जो कोड आपने लिखना होता है, सादा तरीन अल्फाज में बताऊं, जब आप कोड लिखना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन याद रखना है कि आपको पहले से डिज़ाइनर ने दे दिया कि आपने ये डेटाबेस क्रिएट करना है, ऐसे आपने, अब आपके पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद होगा, डॉक्यूमेंट को देखेंगे आप कि मैंने कोडिंग कैसे करनी है। जो डिज़ाइन आपको प्रोवाइड कर दिया उसके मुताबिक आपने कोडिंग करना शुरू कर देते हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज़ कहते हैं। उसके बाद आ जाता है टेस्टिंग फेज़। जब आपने डिज़ाइन कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन कर दी, अब आपने टेस्टिंग करनी है कि क्या ये सॉफ्टवेयर ठीक भी है या नहीं। अब आपने टेस्टिंग करनी है क्या ये सॉफ्टवेयर ठीक भी है या नहीं।
तो काफ़ी सारे तरह के टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? हमने वो ऊपर जो रिक्वायरमेंट बनाई थी कि ये सॉफ्टवेयर ये काम भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, अब हम टेस्टिंग फेज़ में जाके देखते हैं क्या जो हमने पहली रिक्वायरमेंट लिखी थी ये वो काम करता है। क्या ये लॉगिन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? यस। क्या ये ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? यस। क्या ये यूज़र का रिकॉर्ड मेंटेन करता है? यस। क्या ये सप्लायर का रिकॉर्ड मेंटेन करता है? यस। क्या ये सॉफ्टवेयर में इनवॉइस बना सकता है? यस। तो इस तरह से हम एक एक चीज़ को टेस्ट करना शुरू करते हैं, ये टेस्टिंग फेज़ कहलाता है। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमर के क्लाइंट के हवाले कर देते हैं, ये लें जी आप यूज़ करना शुरू करें, इसे डिप्लॉयमेंट फेज़ कहते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हमने करना क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हमने कहा हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है, हमने डिज़ाइन करना है, हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, हमने टेस्टिंग करनी है। इसको करने के लिए ना कुछ मेथोडोलॉजी बताई हुई हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, काफ़ी सारी हैं, हम 2-4 इसमें से डिस्कस कर लेते हैं। बिल फर्ज वाटरफॉल मॉडल है जी। वाटरफॉल मॉडल करता क्या? कहता है जी आप पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करें, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन बनाएं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करें, फिर सिस्टम को टेस्ट करें, फिर सिस्टम की डिप्लॉयमेंट करें और सिस्टम मेंटेनेंस सारी ज़िंदगी होती रहती है फिर सॉफ्टवेयर की। तो ये उसने एक तरीकाकार बताया, इसे वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। वाटरफॉल मॉडल इसलिए कहते हैं जिस तरह जो आबशार होती है वो सिर्फ पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो वापस ऊपर नहीं जा सकता वो पानी, समझ आ गई ना बात। बिल्कुल इसी तरह कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो मेथोडोलॉजी है सॉफ्टवेयर बनाने की, वाटरफॉल मॉडल, ये आपको बताती है कि अगर आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस से निकल आए, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में चले गए तो आप वापस रिक्वायरमेंट एनालिसिस में नहीं जा सकते, आप सॉफ्टवेयर एनालिसिस में वापस नहीं जा सकते। जब आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया, मतलब वो मैंने क्लास डायग्राम दिखाई थी आपको, वो बना लिया आपने, डेटाबेस डिज़ाइन कर लिया, वो आपने काम कर लिए, तो आप कोडिंग लिखना शुरू कर दिया आपने। जब आप कोडिंग करना शुरू कर दी, कोडिंग कंप्लीट कर दी, तो आपने टेस्ट करना है। जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो आप वापस कोडिंग में नहीं जा सकते। जब आपने डिप्लॉयमेंट कर दिया, फिर आपने मेंटेनेंस कर दिया, तो मतलब जो काम जिस फेज़ से आप एक बार निकल के आ गए, वापस वो काम आप नहीं कर सकते। सर ने इसका डाटा बहुत दिया, वहाँ से देख ले, मैंने भी लिखा हुआ है। मेरा मकसद आपको समझाना है चीज़ें, आपका कंसेप्ट क्लियर करना है। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। वाटरफॉल मॉडल एक ऐसी मेथोडोलॉजी है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जिसके अंदर डिफरेंट फेजेज़ हैं। जिस फेज़ में आप काम करके आ गए, फिर वापस उस फेज़ में नहीं जा सकते। कब ये यूज़ करते हैं हम? व्हेन द रिक्वायरमेंट आर कांस्टेंट एंड नॉट चेंज रेगुलरली। कस्टमर आपके पास आया जिसने सॉफ्टवेयर बनवाना है, वो आपसे कहता है ये मेरी रिक्वायरमेंट, मुझे सॉफ्टवेयर बना दे। आप उससे बार बार पूछ लें, वेरीफाई कर लें कि आपकी रिक्वायरमेंट तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप देखें कि अगर हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस से निकल आए, सिस्टम डिज़ाइन में निकल आए, तो वापस हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में नहीं जा सकते। इसलिए अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती और प्रोजेक्ट बहुत शॉर्ट सा होता है, तो आप वाटरफॉल मॉडल स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे। मेरा ख्याल बात समझ गए होंगे। अब आप आगे चलते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है? इंक्रीमेंटल मॉडल ये होता है, आप रिक्वायरमेंट जब गैदर कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर लेते हैं, आपने पता कर लिया कि ये सॉफ्टवेयर ये काम करेगा, इसके ये फीचर्स होंगे, उसके बाद आपने करना क्या है? आपने करना ये है, मैं एक काम करता हूँ कि मुझे जो सॉफ्टवेयर बनाने को दिया गया है वो स्टूडेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो इसके अंदर है ना हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल में हम क्या करते हैं कि पहले सिर्फ उसका व्यू पार्ट कर लेते हैं। मैं क्यूरी लिखूंगा, मैं ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करूंगा, आप लिखेंगे रोल नंबर, वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाल के ले आएगा, वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाल के ले आएगा। अब अगले स्टेप पे मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर सकूँ, तो ये दूसरा स्टेप है। मैं चाहता हूँ मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकूँ, ये तीसरा स्टेप है। मैं चाहता हूँ मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट कर सकूँ, ये चौथा स्टेप है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये क्या करता है, इस मॉडल के अंदर हम जितनी आपके पास अगर 20 रिक्वायरमेंट हैं, कुछ रिक्वायरमेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट 2-2 4-4 रिक्वायरमेंट लेके तो उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब पहली 4 रिक्वायरमेंट ली तो उसका डिज़ाइन बनाया, फिर उसको टेस्ट किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये अगले फेज़ के अंदर हम क्या करेंगे, अगली 4 रिक्वायरमेंट ली, उसको डिज़ाइन किया, उसको टेस्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर अगले बिल्ड में क्या किया, अगली 4 रिक्वायरमेंट ली, उसको टेस्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब टोटल 12 हो चुकी हैं, 4-4 करके हमने
की पूरी रिक्वायरमेंट एक ही टाइम पे डिज़ाइन, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सेट ऑफ रिक्वायरमेंट निकाल ली जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाता है। जिस तरह हम करते होते हैं कि हम पहले थोड़ा सा काम कर लिया, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। जस्ट लाइक दैट ये इंक्रीमेंटल मॉडल कहलाता है। कब यूज़ करते हैं? व्हेन द रिक्वायरमेंट आर सुपीरियर, जब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो। अब थोड़ा थोड़ा करके उन पर काम करना शुरू कर देते हैं, गलती की गुंजाइश ना रहे। अ प्रोजेक्ट हैज़ लेंथी डेवलपमेंट स्कीम शेड्यूल, बहुत टाइम हो आपके पास काम करने के लिए। व्हेन सॉफ्टवेयर टीम आर नॉट वेरी वेल स्किल्ड और ट्रेंड, उसे आपने दे दिया कि ये थोड़ा सा काम कर लो। बात बड़ी सादा सी है कि 50 रिक्वायरमेंट को हैंडल करना और 4 रिक्वायरमेंट को हैंडल करना बहुत आसान है। आप 4 रिक्वायरमेंट पकड़ते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, फिर आप अगली 4 वो ऐसा ऐसा आप जब सारा कर लेंगे तो 50 की 50 रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर देंगे और आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। आइटरेटिव मॉडल क्या है? आइटरेटिव मॉडल जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है, आइट्रेशन करना, बार बार रिपीट करना। आपने चाहे 10 थी या 20 थी या 50 रिक्वायरमेंट का एक सॉफ्टवेयर था, आपने उसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में गए, सारी रिक्वायरमेंट इकट्ठी की, फिर आपने उसे डिज़ाइन किया, टेस्ट किया, इम्प्लीमेंट किया, रिव्यू किया। रिव्यू मतलब टेस्टिंग समझ लें आप इसको। फिर से आपने दोबारा से करना है यही काम, फिर आपने दोबारा से यही काम करना है उन्हीं रिक्वायरमेंट की जो आप पहले करके आए हैं। अब वर्जन 2 होगा। अब जब आप बार बार रिव्यू करते आएंगे तो आपको पता चलता जाएगा यार इसमें ये कमी रह गई थी, चलो इसको सेट कर लेते हैं, इसमें ये कमी रह गई थी, इसको सेट कर लेते हैं, इसमें ये कमी रह गई थी, इसको सेट कर लेते हैं। फिर आपने आइट्रेशन टूर करनी है, सो ऑन। फिर जब ये हो जाएगी फिर से आपने आइट्रेशन लगानी है उसके ऊपर, सो ऑन। इस तरह से आप बार बार एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर बार बार काम करते रहते हैं अनटिल के वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। कब ये यूज़ करना चाहिए? व्हेन रिक्वायरमेंट आर डिफाइंड क्लियरली एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, व्हेन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज़ लार्ज, बहुत बड़ी हो तो कोई कमी कोताही आ जाती है तो आप इसलिए बार बार चेक करते हैं। व्हेन देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन फ्यूचर, क्यों? इसका एक और फ़ायदा भी देखें। मैंने रिव्यू कर लिया था तो क्लाइंट आ गया मुझे आके कहता जी मुझे तो भूल गया था, मैंने ये भी इसके अंदर फीचर डालना है, मतलब एक नई रिक्वायरमेंट का ऐड कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब है आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा। आप फिर से दोबारा एनालिसिस डिज़ाइन से होते हुए वापस रिव्यू पर आएंगे। फिर वो आ जाता है क्लाइंट, वो कहता है जी मुझे तो ये एक और चीज़ ऐड करनी है, आपको दोबारा से वो दोबारा सारा करना पड़ेगा। कौन सा मॉडल है जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट दोबारा चेंज नहीं कर सकते? हाँ जी बिल्कुल सही, वाटरफॉल मॉडल के अंदर हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार आपने रिक्वायरमेंट दे दी, सॉफ्टवेयर बन गया, दोबारा चेंज नहीं होगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही हैं जो कि अच्छी बात नहीं होती, तो फिर आइटरेटिव मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं जी। मॉड्यूलराइजेशन क्या होती है? मॉड्यूलराइजेशन क्या होती है? मुख्तलिफ लफ्ज़ इसके लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको पीछे दिखा के लाया हूँ कि आप क्या करते हैं। आप जब डिज़ाइन बनाते हैं उस वक्त आपके पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं। क्लासेस मतलब लैंग्वेज में जो कोड लिखते हैं वो क्लासेस हैं। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ये बातें आप ऐसे इंशाल्लाह समझ जाएंगे। लैंग्वेज में जो हम कोड लिखते हैं, जिस तरह मैंने पिछले अपनी वीडियो में आपको कोड लिखना सिखाया था, तो क्लासेस बनाते हैं हम। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि जो हम क्लास बनाएं वो सेम तरह की फंक्शनलिटी परफॉर्म करें। अच्छा, ये बाद में बताता हूँ। आप चले ऐसे बात समझ लें, मैं एक मॉड्यूल बना लेता हूँ जो सिर्फ लॉगिन करेगा। एक क्लास मेरी है जो लॉगिन करवाएगी। लॉगिन आपको समझते, एक है जो सिस्टम यूज़र का रिकॉर्ड रखेगी, एक है जो सप्लायर का रिकॉर्ड रखेगी, एक है जो व्हीकल्स का रिकॉर्ड रखेगी। देखिए डिफरेंट काम हो रहे हैं हर एक के ऊपर। तो ये मॉड्यूलराइजेशन कंसेप्ट है कि कोई एक मॉड्यूल कोई एक काम करेगा, कोई दूसरा करेगा, कोई तीसरा करेगा, और आखिर में हम सब मॉड्यूल को इकट्ठा कर लें तो हम ये कहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी आपको कि डिवाइड कर देना, एक सिस्टम को डिवाइड कर देना डिफरेंट मॉड्यूल्स में, और हर मॉड्यूल के ऊपर आप अलग-अलग काम करें। पार्ट्स में कह लें, मॉड्यूल लफ्ज़ आपको अगर तंग कर रहा है तो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, हर पार्ट्स के ऊपर अलग-अलग काम करना और बाद में उसको इंटीग्रेट कर लेना, ये आपकी मॉड्यूलराइजेशन कहलाती है। क्यों करते हैं हम? ईजी टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। हम जब एक मॉड्यूल को पार्ट्स में, बहुत बड़ा सिस्टम है, उसके पार्ट्स कर लेते हैं, उसको समझना आसान हो जाता है, सिस्टम मेंटेनेंस ईजी हो जाती है। वो कैसे?
अगर एरर आ रहा है व्हीकल में तो इसका मतलब है हमें सिर्फ व्हीकल वाले मॉड्यूल को चेक करना है कि भाई तुम गड़बड़ कर रहे हो, तो तुम्हें चेक कर लिया जाए कि इस यहाँ पे गड़बड़ है। आ मॉड्यूल कैन बी यूज मैनी टाइम एज देयर रिक्वायरमेंट, नो नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन। अब लॉगिन का मॉड्यूल आपने एक बार लिख लिया, लॉगिन तो यही होता है कि यूज़र नेम दो, पासवर्ड दो, वो अगर यूज़र नेम पासवर्ड डेटाबेस में मौजूद है तो आपको ऑथेंटिकेट कर देगा, जस्ट लाइक दैट आप फेसबुक में जैसे जाते हैं। अब ये मॉड्यूल जब हमने लिख के रख लिया है एक बार, तो हम उसे कहीं और लॉगिन हमें चाहिए होगा तो वहीं पे यूज़ कर लेंगे, बजाय इसके कि मैं दोबारा से लॉगिन का मॉड्यूल पूरे का पूरा नया लिखूँ। जहाँ लॉगिन करना है मुझे वहीं पे ये मॉड्यूल इस्तेमाल हो सकता है। आई थिंक सो आप बात समझ में गए होंगे। ये देखिए मैंने मॉड्यूल बनाए हुए हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो मैंने ABCDEF से ज़ाहिर किए हुए। चलें आगे जाके बताता हूँ ये मैं। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक चीज़ होती है कपलिंग। हम मॉड्यूलराइजेशन पढ़ चुके हैं, हमने कहा है कि सॉफ्टवेयर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना मॉड्यूल कहलाता है। अब कपलिंग क्या होती है? हम ये कहते हैं कि मॉड्यूल्स जो हैं, हम ये कहते हैं कि जो मॉड्यूल्स हैं अगर वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट कम से कम हो तो हम कहते हैं बेस्ट कपलिंग है ये, बेस्ट कपलिंग है ये, जिसे का नाम है डाटा कपलिंग। किस सूरत में? अगर मॉड्यूल्स आपस में डिपेंडेंट कम से कम हो, कोई किसी का डाटा चेंज ना कर सकता हो, कोई किसी की फंक्शनलिटी पे असरअंदाज ना होता हो। इसका क्या मकसद है? बिलफर्ज मैं कहता हूँ ये मॉड्यूल ए है, ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 4 के अंदर जाके उसके डाटे को चेंज कर सकता है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक मॉड्यूल मतलब सादा तरीन अल्फाज में, हमारे मसालों में हर कोई अपने अपने घर में रहता है, कोई दूसरे के घर में जाके छेड़खानी नहीं करता। अगर करता है तो ये मेरा ख्याल है बुरी बात है। हर एक की अपनी अपनी डोमेन होती है, अपनी अपनी डोमेन में रहे, मकसद ये है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो एक मेथड है ना, वे है, तरीकाकार है, एक दूसरे के घर जाके बात करने का, उनसे चीज़ लेने का, तो वो मेथड होना चाहिए। आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते किसी के घर जाके, सो ऑन। इसी तरह जब हम मॉड्यूलराइजेशन में कपलिंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जितनी डिपेंडेंसी कम होगी एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल के ऊपर, तो हम कहते हैं ये बेस्ट कपलिंग है, जिसकी मिसाल डाटा कपलिंग है। कपलिंग इज़ द मेजर ऑफ द डिग्री, ये याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव वाइज सब्जेक्टिव वाइज ज़रूर आएगा। कपलिंग इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल ए मॉड्यूल्स। अ गुड सॉफ्टवेयर विल हैव लो कपलिंग, जिसकी कपलिंग लो है मतलब डिपेंडेंसी कम से कम है, वो बेस्ट सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये मॉड्यूल्स हैं, ये इनके दरमियान जो रेड लाइन ज़ाहिर हो रही है ये कपलिंग को ज़ाहिर कर रही है कि उनके आपस में ये ज़्यादा कपलिंग दिखाई हुई है उसने, ये कम कपलिंग दिखाई हुई है उसने, इन दोनों के दरमियान। जहाँ पे कपलिंग लो होगी मतलब डिपेंडेंसी कम से कम होगी, वो सॉफ्टवेयर अच्छा होगा। अब एक टर्म है कोहेजन। कोहेजन क्या होती है ये यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन आप बनाएंगे, मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस आप बनाएंगे वो टाइटली, अच्छा लफ्ज़ ध्यान रखिएगा, मेरी इस बात पे गौर कीजिएगा। अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा है जिसके अंदर लो कपलिंग हो और हाई कोहेजन हो? अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जिसके अंदर लो कपलिंग हो और हाई कोहेजन हो? कोहेजन से मुराद है जो एक मॉड्यूल है वो एक ही तरह का काम करता हो, इसे कोहेजन कहते हैं। मैं बताता हूँ, कैलकुलेटर ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे। अगर मैं कैलकुलेटर में फंक्शन डाल दूँ लॉगिन का, तो क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल भी रेलेवेंट है, बिल्कुल भी नहीं रेलेवेंट। विंडो के अंदर क्या कर सकता है? इनपुट करे, डिस्प्ले एरर करे, डिस्प्ले रिजल्ट करे। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर डाल दूँ विंडो के अंदर, क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। कोहेजन क्या होती है कि जो आपका फंक्शन है वो सिमिलर तरह के काम कर रहा हो। कैलकुलेटर का मॉड्यूल है वो ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, मॉडुलस करे, ये बातें समझ आती हैं। और इसके अंदर मैं कहूँ कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड डाल दूँ कैलकुलेटर के अंदर, तो बिल्कुल इररेलेवेंसी है। मैं कहूँ कि प्रिंट का फंक्शन डाल दो, बिल्कुल इररेलेवेंसी है। तो कोहेजन ये होती है कि जो आपका मॉड्यूल है वो सिमिलर तरह के काम कर रहा हो, उसके अंदर और कोई ऐसी वैसी फंक्शनलिटी आपने ऐड नहीं करनी। तो इसे हम कहते हैं, ये अगर सिमिलरिटी हो तो हम कहते हैं कोहेसिव है, अगर सिमिलरिटी नहीं हो तो लेस कोहेसिव है। मतलब आपने याद रखी हुई है बात
कि अच्छा सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके अंदर कपलिंग लो होती है और कोहेजन हाई होती है। कोहेजन हाई से मुराद कि जो मॉड्यूल है उसके अंदर सिमिलर तरह के फंक्शन मौजूद होने चाहिए। ये मैंने एग्जांपल दे दी है। लो कोहेजन वो होती है कोइंसिडेंटल, मतलब काफ़ी सारे आपने फंक्शन इकट्ठे करके एक मॉड्यूल में डाल दिया तो ये कोइंसिडेंटल कोहेजन है। हाई कोहेजन फंक्शनल होती है। ये फंक्शनल कोहेजन के एग्जांपल्स हैं कि एक ही तरह के आपने उसके अंदर फंक्शन लिखे हुए हैं मॉड्यूल के, तो ये हाई फंक्शनल कोहेजन है। चलिए तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आने वाली वीडियोस के लिए, नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मुफीद वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म। अल्लाह हाफिज़।